हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 की गणित का अध्याय पहला, जो कि है अपनी संख्याओं की जानकारी। और आज हम उसी में आगे लास्ट अंतिम क्रम में पढ़ने वाले हैं रोमन संख्या। तो बच्चों, रोमन संख्यांक सुनकर के आप थोड़े से हैरान हो रहे होंगे। और सही बताऊं तो पूर्व में एक समय मैं अपने बचपन में मैं भी हैरान हुई थी। कैसे, थोड़ा सा आपको बता देती हूँ उस घटना के बारे में। दरअसल हुआ ये कि जब मैं 5वीं कक्षा से 6ठी क्लास में गई तो मेरे पिताजी का ट्रांसफ़र हो गया, स्थानांतरण, ठीक है। और हमें दूसरे शहर में जाके मुझे 6ठी कक्षा को पढ़ना था। तो जब मेरा उस नए शहर में जाकर के एडमिशन हुआ और मुझे मेरी मैडम ने बैग लेकर के अपनी कक्षा 6 की ओर रवाना किया और इशारा कर दिया, तो जब मैं उस कमरे के बाहर पहुंची, जो कक्षा कक्ष था उसके बाहर कुछ इस तरह से लिखा हुआ था, ठीक है। और इसे देख करके मुझे समझ में नहीं आई कि ये कौन सी कक्षा है, क्योंकि इससे पूर्व जो भी हमने कक्षाओं में संख्याओं के बारे में पढ़ा था वो संख्याएं क्या थी, 1 2 3 4 5 6, इससे से पढ़ा था ना हमने, और आप लोगों ने भी पढ़ा होगा। तो ये जो अंक था मेरे लिए बिल्कुल अपरिचित था और मुझे समझ में नहीं आया कि ये कौन सी कक्षा है और मुझे इसमें के अंदर जाना भी है या नहीं। तब जाके मुझे पता चला कि ये रोमन संख्यांक में कक्षा 6 को निरूपित करता है। तो हुई ना हैरानी की बात। तो इसको जब मैंने परिचित हो गई तो मुझे पता चला कि जो रोमन संख्यांक हैं ये बहुत पूर्व में देशों में चलते थे। और उसमें क्या था कि जब ये कुछ सीमित हैं और चूंकि इनसे गणना करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी तो इनको धीरे धीरे प्रचलन में कम होते चले गए। और चूंकि ये जो हमारे हिंदू अरेबिक संख्यांक हैं ये थोड़े सुविधाजनक थे, इनसे गणना करना सरल था, तो ये प्रचलन में आ गए और हम इनसे ज़्यादा परिचित हैं। परंतु हम अपने पूर्व में जो रोमन संख्यांक थे उससे परिचित भी हो लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम इससे। रोमन संख्यांक में आपने देखा होगा कभी इस तरह की घड़ी भी आप लोगों को देखने को मिली होगी। और यहाँ पर पे आप इस रोमन संख्यांक 6 को तो देख ही पा रहे होंगे। और घड़ी में अगर हमें कुछ ना भी लिखा हो तो थोड़ा बहुत अंदाजा तो हो ही जाता है कि निश्चित तौर पे ये अंक किसको प्रदर्शित कर रहा होगा, बीचों बीच 12 को प्रदर्शित कर रहा होगा। और ठीक इसके ऑपोजिट जो कि बिल्कुल इसके विपरीत दिशा में है, ये 6 को निरूपित कर रहा होगा, और ये 3 और ये 9 को। और अगर इसी को मैं खड़े क्रम में लिख लूँ तो अंदाज़न तो हम लगा ही सकते हैं कि ये 1 को निरूपित कर रहा है, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को, ये 7 को, ये 8 को, ये 9 को, ये 10 को, और ये 11 को, और ये 12 को। बच्चों, जैसे कि इस तरह की घड़ी देखने को मिली होगी और हो सकता है कि आप लोगों ने टाइम टेबल में भी कुछ इस तरह के अंकों को देखा होगा, है ना। और जैसे कि आप में से कुछ लोग, हो सकता है कि आप लोगों में से किसी की कक्षा के पूर्व में इस तरह का कक्षा 5वीं कक्षा में आप लोगों ने देखा होगा। तो कुछ बच्चे हो सकते हैं इससे परिचित हों, लेकिन कुछ परिचित नहीं होंगे, तो उनको रोमन संख्यांक के बारे में हम विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन अभी जो हमने अंदाज़ा लगाया है उससे थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करते हैं। फिर हम देखेंगे कि ये जो रोमन संख्यांक है, जो जैसा कि मैंने बताया, ये केवल 7 ही हैं, ठीक है। जबकि हमारे जो हिंदू अरेबिक संख्यांक हैं वो टोटल कितने हैं, वो हमारे हैं 10 अंक। 10 अंक कौन कौन से हैं, वो 10 अंक अगर याद कीजिए, 0 1 2 2 3 4 5 6 7 8 और 9, टोटल 10 हो गए ना, ये है ना, ये संख्यांक। ये तो हमारे हिंदू अरेबिक संख्यांक है। और ये जो है जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं रोमन संख्यांक, ये हैं केवल 7। और वो 7 कौन से हैं उनको समझने से पहले इनको एक बार हल्का सा और देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे कि वो 7 कौन से हैं। तो अगर ध्यान से देखें तो ये एक खड़ी लाइन लगी हुई है, ठीक है। और एक लाइन है तो ये 1 को निरूपित कर रही है, कुछ समझ में आ रहा है। ऐसे ही 2 लाइनें 2 को निरूपित तो कर रही हैं और 3 लाइनें 3 को निरूपित कर रही है। ये जो लिखे हुए हैं ये तो हमारे हैं रोमन संख्यांक, ठीक है। और यहाँ जो लिखे हुए हैं ये हमारे हैं हिंदू अरेबिक संख्यांक। तो 3 लाइनें, 3 खड़ी लाइनें 3 को निरूपित कर रही हैं। ऐसे ही एक नया अंक है जिसमें एक लाइन तो है लेकिन वी जैसा कुछ लिखा हुआ है, ये 4 को, और ये जो खुद वी है 5 को। अगर ध्यान से देखें तो एक तो नया ये आया जो रिपीट हो रहा है, और एक ये नया आया वी जो कि 5 को निरूपित कर रहा है। फिर वी के आगे ही एक और लिखा हुआ है जो कि 6 बना रहा है, वी के आगे 2 लाइनें 7 बना रहा है, वी के आगे 3 लाइनें 8 बना रहा है, और एक और नया अंक आया, ये आप देख पा रहे हैं, और ये अकेला आया यहाँ पर जो कि 10 को निरूपित कर रहा है। तो कुछ कुछ तो समझ में आ रहा है कि खड़ी लाइन 1 को, और ये वी जैसा 5 को, और ये क्रॉस जिसको हम x भी कह सकते हैं 10 को निरूपित कर रहा है। और 10 के आगे एक लाइन लगी तो 11, 10 के आगे 2 लाइन लगी तो 12। कुछ कुछ समझ में आ रहा है, लेकिन ये तो केवल 3 हुए और हमने जैसा जिक्र किया कि पूरे कितने हैं 7। तो अब इन 7 को और अच्छे से समझ लेते हैं। और हो सकता है आप में से कुछ लोग इन
तीनों से परिचित हों भी, है ना। तो देखते हैं ये 7 क्या है, IVX LCDM। तो यहाँ तक तो जैसे मैंने बात कर ली है कि IVX से तो आप में से अधिकतर लोग परिचित हो भी सकते हैं और नहीं है तो अब तो हो चुके हैं, ठीक है ना। अब बात करते हैं LCDM की। तो ये आपको क्रम में याद कर लोगे तो थोड़ा सुविधाजनक होगा। अब इनको कैसे और इनसे लिंक करके समझना है वो और समझ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया कि खड़ी लाइन किसको निरूपित कर रही है, एक को। हो सकता है बच्चों कभी कभी आपको ये आई जैसा दिखने लग जाए, तो वो भी क्या होने वाला है, आई। थोड़ा सा इसको बेहतर बनाने के लिए कई दफ़ा लोग लाइन लगा देते हैं, बाकी ये है अपने आप में एक ही। और वी किसको निरूपित करता है, जैसे कि हम बात कर चुके हैं 5 को, ठीक है ना। और 5 के आगे एक लाइन लगी थी तो 6 बन गया था, कक्षा 6 मेरी वाली। 10 के बाद ये 10 को निरूपित कर रहा है। अब बात करते हैं एल की, तो एल 50 को निरूपित करता है, सी 100 को, और डी 500 को, और एम 1000 को। अर्थात केवल ये 7 हैं और इन 7 को आप आगे पीछे रख करके रिपीट करके नई नई संख्याएं बन जाती हैं, जो कि हम सवालों और उदाहरणों से करने वाले हैं, ठीक है। फिलहाल इनको और अच्छे समझते हैं। अगर ध्यान से देखें बच्चों तो मैंने यहाँ पर पेज वी, एल और डी का रंग बदल दिया है। और रंग बदलने का कारण आप समझ रहे होंगे कि ये जो अंक हैं ये 5 को साथ में लेकर बैठे हैं, अर्थात 5 से गुणा होकर के आ रहे हैं। 5 को 10 से गुणा किया 50, 5 को फिर 100 से गुणा किया या इसी को 10 से गुणा किया तो 500, ठीक है। और इसके अलावा जो अंक है 1, 10, 100, 1000, यानी कि ये क्या है 10-10 के गुणांकों में है। तो आप इनको किसी भी तरह से याद कर लें कि या तो 1, फिर 5, फिर 10, फिर 50, फिर 100, 500 और अंत में 1000। और अगर इनको कुछ और तरीके से आप लिंक करना चाहें तो ध्यान तो बच्चों सी फॉर सेंचुरी, शतक, और शतक हमेशा कितने का होता है 100 का, जो कि आप क्रिकेट में रनों के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो सी को आप 100 से लिंक करके याद कर सकते हैं। ऐसे ही एम फॉर मिलेनियम अर्थात सहस्त्र, 1000, इस तरह से इसको लिंक करके आप भी याद कर सकते हैं। तो बच्चों मेरे को लगता है कि अब ये 7 के साथ आपको याद करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होने वाली। IVX LCDM, ठीक है, और 1, 5 उसी क्रम में है, ठीक है। और मैंने इनको जो गोला किया है, जो कि 5 और 5 के गुणांक हैं, ठीक है ना, 10-10 से गुणा होकर के, ठीक है। तो इनमें कुछ अलग है, ये बात भी हमें आगे नोट करनी है। अब इनको लिखना किस तरह से, संख्याएं किस तरह से बनानी है, तो उसके कुछ नियम हैं, उन नियमों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो ये नियम क्या है, इस पद्धति की रोमन संख्या पद्धति के कुछ नियम हैं, और ये 3 नियमों को मैंने थोड़ा चार्ट टाइप बना लिया है। बेहतर रहेगा आप इस चार्ट को अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ताकि जब कभी सवाल करें तो इस चार्ट को अगर आप भूल जाएं तो चार्ट को देख करके सवालों को हल कर लें, ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं संकेत की पुनरावृत्ति। तो चूंकि ये जो 7 संकेत हैं इनकी पुनरावृत्ति किस प्रकार से होनी है इसके बारे में हम समझ रहे हैं। उतनी बार जोड़ना, अर्थात जितनी बार संकेत की पुनरावृत्ति होगी उसको उतनी बार हमें जोड़ना है। कुछ समझ में आया? आइए देखते हैं। यहाँ पर पे अगर ध्यान दें तो ये जो संकेत हमारा खड़ी लाइन जैसा था, जिसको हम आई भी बोल सकते हैं, इसकी पुनरावृत्ति हुई, 2 बार लिखा गया तो ये जुड़ गया, 2 बन गया, 3 बार लिखा 3 बन गया, जितनी बार लिखा उतनी बार ये जुड़ता चला गया, ठीक है। अगली बात करते 3 से अधिक बार नहीं लिखना, ठीक है। यानी ये कह रहा है कोई भी संकेत है उसको अधिकतम आप कितनी बार लिख सकते हो, 3 बार। तो ये बात भी हम समझ गए कि 3 बार से जैसे ज़्यादा बार हुए, जैसे मान लीजिए यहाँ मुझे 4 लिखना था तो 3 से ज़्यादा हो रहा था, क्या ये इस प्रकार से लिखा है? नहीं लिखा हुआ ना, क्योंकि इसने कहा है कि 3 से ज़्यादा बार रिपीट नहीं करना। तो रिपीट नहीं करने के लिए वो नया संकेत दे दिया उसने हमें, ठीक है। और नया संकेत किस हिसाब से, वो हम बात कर चुके हैं, IVX LCDM, ठीक है। तो उन्हीं में कुछ परिवर्तन करके हम ये ध्यान रखेंगे कि 3 बार से अधिक बार रिपीट नहीं करना है, ठीक है। और आगे बात करते हैं, अगली बात संकेत V, L और D। याद कीजिए ये वही 3 है V, L, D जिनको मैंने गोले में डाला था। ये क्या है, कुछ खास है। 5 के गुणांक तो है ही है 10-10 से करके, साथ ही साथ इनकी कभी पुनरावृत्ति नहीं होती, जबकि हम यहाँ कह चुके हैं पुनरावृत्ति का मतलब तो उतनी बार जोड़ना, ये तो जोड़ते ही नहीं है। अर्थात अगर हम वापस से इस बात को जैसे देखा जाए तो उसने बताया भी, हमें इनडायरेक्ट से हिंट भी दिया था। ये जो 10 है, ध्यान दीजिए, 10 को हम VV करके भी तो लिख सकते थे, 5 और 5 2 बार, लेकिन उसने नहीं लिखा क्योंकि उसके हिसाब से 5 की पुनरावृत्ति नहीं होती है, V की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है ना, तो उसने नया संकेत दे दिया, ठीक है। याद करेंगे कि V, L और D की पुनरावृत्ति नहीं करनी है। और कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखना। इससे क्या मतलब हुआ, अर्थात ये जो V, L और D हैं इनसे बड़ा कौन कौन है तो देख लेते हैं। अगर V की बात करें तो V से बड़े तो सारे हैं एक के अलावा, ठीक है। और L की बात करें तो इससे नीचे 3 और हैं इससे बड़े,
इनसे 3 बड़े और हैं और डी से केवल 1 बड़ा है। तो ये सब इससे क्या है, बड़े हैं। और इन बड़ों की क्या नहीं करना, इन बड़ों के बाईं ओर नहीं लिखना। तो बाईं ओर लिखने से क्या हो जाता है, तो बाईं ओर लिखने से कुछ होता है जो हम यहाँ पे समझने वाले हैं। अर्थात बाईं ओर लिखने से कुछ और होने वाला है और दाईं ओर लिखने से कुछ और होने वाला है। वो क्या है, वो हम तीसरे बिंदु पर पढ़ने वाले हैं। छोटा मान बड़े मान के, ध्यान दीजिए जो भी बात हो रही है वो छोटे मान के से संबंध करके कर रहा है। तो छोटा मान को क्या करना है, बड़े मान के दाईं ओर लिखने पर वो जुड़ जाता है और बाईं ओर लिखने पर घट जाता है। और हम यहाँ बाईं ओर की बात कर रहे थे। तसल्ली से दोबारा से इस बात को अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, ये कहना चाह रहा है कि कोई भी छोटा मान है, तो हमने देखा VI VX LCDM, इनमें कुछ जो ऊपर होंगे वो छोटे होंगे और जैसे जैसे नीचे जाएंगे वो बड़े होते जाएंगे। तो छोटे मानों को बड़े मानों के आगे, आगे पीछे का मतलब दाएं और बाएं, यहाँ आगे पीछे तो दाएं बाएं होगा ना। तो दाएं ओर लिखने पर तो वो जुड़ जाते हैं और बाईं ओर लिखने पर घट जाते हैं। देखें इस बात को, यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये हमारा V जो कि 5 था, इसकी जब हमने दाईं ओर लिखा एक लाइन को, जो कि छोटा मान है ना इससे, तो ये मान क्या हो गया, जुड़ गया। अर्थात 5 में 1 जुड़ गया तो क्या बन गया, ये 6। और जैसे ही इसे हमने इसके बाईं ओर लिखा तो ये 5 में से 1 कम हो गया, जो कि क्या बन गया, ये 4 बन गया। कुछ समझ में आ रहा है? ऐसे देखें आप यहाँ पर पे 10 है और 10 के बाईं ओर 1 लिखा तो कम हो गया, 9 बन गया। और 10 में 1 जुड़ा तो ये 11 बन गया। समझ में आ रहा है ना कि हमें इनको क्या लिखना है, आगे लिखने पर अर्थात दाएं हाथ की तरफ लिखने पर ये जुड़ जाते हैं और बाईं ओर लिखने पर घट जाते हैं। अब लौटते हैं वापस इसी बिंदु पर, जो बिंदु क्या कह रहा है, कभी बड़े मान वाले संकेत के बाईं ओर नहीं लिखना है। अर्थात ये VLD इतने स्पेशल हैं ना, तो ये रिपीट होंगे, पहली बात। और दूसरी बात, बाईं ओर नहीं लिखे जाएंगे। बाईं ओर नहीं लिखे जाएंगे मतलब ये घटेंगे नहीं। बाईं ओर घटते हैं ना, तो ये किसी से घटेंगे भी नहीं। ठीक है, तो याद रखेंगे हम VLD और को घटाना नहीं है। अब बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। निम्नलिखित को रोमन संख्यांकों में लिखिए। अब लिखा है 69। ठीक है, तो 69 के लिए हम मोटे तौर पे अगर देखते हैं, हमने बात की थी कि V, L और D, ये था हमारा 5, ये था 50 और ये था 500, ऐसा ही था ना। ठीक है, तो ये जो 69 है, अगर और बीच के भी तो लिख देते हैं, LCDM, ये तो हो गया 1000 और ये हो गया 100। देखो इसको आप ऐसे भी याद करते हैं, सेंचुरी बोलते हैं ना, उसने सचिन ने इतने की सेंचुरी बना दी, सचिन ने सेंचुरी बना दी, या तो सेंचुरी का मतलब होता है 100 से, तो सेंचुरी का C आ गया। M को बोल सकते हैं मिलेनियम, जिसको बोलते हैं 1000। ठीक है ना, तो ऐसे भी याद कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम बात करें 69 की, और इससे पहले क्या था, 10, तो वो था 10। ठीक है, अब अगर मैं 69 लिखना चाहूँ तो पहले इसको हम दहाई और इकाई में तोड़ देते हैं, जो कि बन जाएगा 60 + 9। ठीक है ना, हम 60 को भी लिख देंगे और 9 को भी लिख देंगे। ठीक है, तो 60 के लिए अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास क्या है, हमारे पास तो अंक केवल ये 7 ही हैं। तो 60 के आसपास कौन है, 50 है, तो 50 कौन है, L, तो ये बन गया L। लेकिन ये तो केवल 50 हुआ, हमें चाहिए 60, तो 10 हमें क्या करने पड़ेंगे, जोड़ने पड़ेंगे। और जोड़ने के लिए हम आगे लिखते हैं, तो ये लिख दिया LX, क्योंकि ये 10 है। ठीक है, आगे बात करते हैं प्लस की, ये प्लस का निशान है। ठीक है, ये प्लस का निशान है। अब बात करते हैं 9 की, तो 9 के बारे में तो हम परिचित हैं। कैसे, 10, ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने बात की थी 9 के लिए हम 10 के पीछे 1 लिख देंगे। वैसे मैं आपके जानकारी के लिए बता दूं, अगर ये आप 1 से लेकर के 10 तक को लिखना अच्छे से समझ जाते हैं तो हमारी तो गिनती सरल हो जाएगी। क्योंकि हम जानते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 इसमें नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो 0 के लिए हमारे पास तो 10, 100, 50, 1000 ये सब है ना। तो यहाँ पर पे इनको एक बार फिर से देख लेते हैं। 1 के लिए 1 लाइन और 2 के लिए 2 लाइन, 3 के लिए 3 लाइन और 4 के लिए हम 5 में से 1 घटा देंगे। 5 तो स्वतः है ही है और 6 के लिए 5 में 1 लाइन जोड़ देंगे। 7 के लिए 2 लाइनें 5 के आगे और फिर 5 के आगे हम अधिकतम कितनी लाइन लगा सकते हैं, 3। अब जैसे 8 आ गया
तो अब हमारे के लिए 4 लाइनें तो लगा नहीं सकते, तो हम फिर एक कदम पीछे चले जाएंगे। अर्थात 10 तो ये होता है, तो एक कदम पीछे, यानी कि पीछे एक लाइन बाईं तरफ खींच करके हम 9 बना देंगे। तो मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो 4 है और ये जो 9 है, इनको हमेशा ऐसे ही लिखा जाता है। ऐसे ही लिखा जाता है मतलब समझिए, मैं जो बात बताना चाह रही हूँ मैं आपको इस खाली स्लाइड में लिख बताती हूँ। जैसे 4 और 9, या यूँ कह लीजिए 4 और 9 के गुणांकों को। तो 4 को कैसे लिखा जाता है, अभी हमने बात की थी। 4 को लिखा जाता है 5 में से 1 कम, ऐसे लिखा था ना। और 9 को कैसे लिखा था, 10 में से 1 कम, अर्थात 4 और 9 एक कम करके, ठीक है। अब 4 का गुणांक क्या बन जाता है, 40। इसको कैसे लिखेंगे वो भी बता देते हैं आपको। 90 को कैसे लिखेंगे वो भी बता देते हैं। 400 को कैसे लिखेंगे और 900 को कैसे लिखेंगे, ठीक है। और जब आपको ये बात तब आपको समझ में आएगा मैं 4 और 9 के गुणांक की बात क्या कर रही थी। तो 40 समझ में आ रहा है। हम 10 को 4 बार तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, 50 में से 10 को घटा देंगे। और 50 के लिए हम क्या लिखने वाले हैं, याद कीजिए अगर आप भूल चुके हैं तो। 50 के लिए हम लिखने वाले हैं L, ठीक है। तो यहाँ पर पे हम L में से 10 को घटा देंगे, ठीक है ना। देखो x के लिए कोई नियम नहीं है, कोई शर्त नहीं है कि उसको घटा नहीं सकते, उसको तो हम घटा देंगे। अब बात करते हैं 90 की। तो 90 भी क्या करेंगे हम, 100 में से 10 को घटा देंगे। और 100 के लिए हमने बात की थी सेंचुरी, C, तो C में से x घटा देंगे। तो आपको अगला लेना है 400। तो 400 के लिए हम क्या करने वाले हैं, 500 में से 100 को घटाने वाले हैं। मतलब आप समझ पा रहे हैं ना मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब भी 4 और 9 के गुणांक होंगे तो हमें इनको जोड़कर नहीं बनाना है, इन्हें घटाकर बनाना है। ये एक आपको शॉर्ट ट्रिक दी है मैंने, ठीक है ना। तो 400 के लिए पहले बात करते हैं हम किसकी, 500 की। तो 500 के लिए हमारे पास क्या है, D। तो ये लिखा हमने D, और D के पीछे हम क्या लिखने वाले हैं, D के पीछे लिखने वाले हैं हम C, ठीक है, पीछे लिख दिया। और आगे है 900। तो 900 के लिए हम 1000 में से 100 को घटाएंगे। तो ये तो M तो हो गया 1000, और ये लिख दिया हमने C। देखिए 1 घटाया 1 घटाया, 10 घटाया 10 घटाया, और C घटाया यानी कि 100 घटा दिया। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, इससे आपको सवाल करने में सुविधा होने वाली है। वापस लौटते हैं हम अपने सवाल पर, जो कि है 9 की बात करें थे। तो अभी 9 के बारे में बात हुई, तो ये लिखने वाले हैं हम 9, ठीक है। अब इनको हम इकट्ठा लिख देंगे, तो ये बन जाएगा L X I X। देखिए बच्चों, कुछ जगह पर पे I इस लाइन को ऐसा भी लिखा होता है और इसको ऐसा भी लिखा होता है, तो आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है, दोनों मान्य हैं, ठीक है। तो ये तो बन गया हमारा 69, जिसको इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब चलते हैं हम अगले उदाहरण पर, जो कि है 98। तो 98 को भी हम वही दहाई और इकाई में तोड़ देंगे, जो कि बन जाएगा 90 + 8, ठीक है। तो 90 के बारे में तो हमने अभी बात की थी, क्या करना है हमें, पीछे करके लिखना है। देखें हमने क्या लिखा था 90 को, हमने 90 को लिखा था XC लिखा था ना, तो इसी को उठा लेते हैं यहाँ से। तो XC, और 8 के लिए आगे लिख सकते हैं ना, इसमें तो 5 के आगे लिखा 6 7 और 8, तो ये बन गया XCV 1 2 3। आप चाहें तो लाइन लगा दें और आप चाहें तो लाइन नहीं लगाएं, दोनों मान्य है। ये बन गया हमारा 98, जिसको 98 भी कहते हैं। अगला लेते हैं, रोमन पद्धति में लिखी। ये हमारा प्रश्न है, जो कि है 73 को, 73 को लिखना है। तो इसको भी वही दहाई और इकाई में तोड़ देंगे। 70 + 3, 4 और 9 नहीं है, ये 70 है, तो बढ़ता हुआ लिख सकते हैं। तो यहाँ लिखा हमने 70 के लिए क्या लिखेंगे, 50 + 10 10। 50 के लिए क्या लेना हमें, L X और X। ये तो बन गया 50 60 और 70, और इसमें जोड़ना कितना है, 3, 1 2 और 3। ये बन गया L X X 1 2 3। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा है। अब एक सवाल और ले लेते हैं, जो कि है 92। फिर आ गया 9,
तोड़ेंगे इसको, 90 प्लस 2, तो 90 के लिए हमने अभी चर्चा की थी ना, 90 के लिए हमने क्या लिया था, XC, तो ये लिखने वाले हम XC, यानी कि 100 में से 10 गए 90, और इसमें कितना जोड़ना है, 2, तो ये बन गया XCII। उम्मीद है आपको रोमन संख्यांक अच्छे से समझ में आ गया होगा, और विस्तृत चर्चा के लिए हम नए वीडियो में मिलेंगे। जुड़े रहिए, धन्यवाद।